हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप लोग को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करें। शुरुआत करेंगे आज की करंट अफेयर की। सबसे पहले हम लोग आज का रिवीजन करेंगे, कल का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। आज है 22 सितंबर 2025 से बनने वाले जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं आज की वीडियो में आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग लास्ट डे, देखो कल तो था संडे को आपने रिवीजन किया था। उसके पहले जो करंट अफेयर में पढ़ा था, डेली करंट अफेयर में, उसका रिवीजन करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि तमिलनाडु ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है। इसके अलावा अश्वनी वैष्णव जी ने पूरे भारत में 500 से ज्यादा डेटा लैब स्थापित करने की घोषणा की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस पैक्ट पर साइन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंथन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। और आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में गेंदबाजी में टॉप पर रहे भारत के वरुण चक्रवर्ती। दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया गौरांग लाल दास को। और बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अभी अपने बेंचमार्क ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। व्योम मित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड, ये एआई रोबोट गगनयान के अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट में भेजा जाएगा। तो गगनयान फ्लाइट में व्योम मित्र भेजा जाना है, ये ह्यूमनॉइड है। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर लगे प्रतिबंध पर भारत के लिए जो दी गई छूट थी उसको हटाने का फैसला लिया है। ये बंदरगाह ईरान में स्थित है। ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट डे को डेली करंट अफेयर में, टॉप 10 क्वेश्चंस। अब हम लोग आज के करंट अफेयर को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना साथियों, नवरात्रि स्पेशल ऑफर भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दुर्गा कूपन कोड यूज करके DURGA कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, ये यूज करके आप सभी ऑफर का फायदा उठा सकते हो। तो आप MJT ऐप पर जाना, वहां से ई बुक सेक्शन में जाना और ई बुक सेक्शन में जाकर आप ई बुक ले सकते हो 50% डिस्काउंट पर। ठीक है, UPSI की ई बुक आई है, लास्ट 6 मंथ की ई बुक है। इसके अलावा आपका बाकी के मंथली ई बुक्स हैं। आपके पास सुनहरा अवसर है इसे प्राप्त करने का। वीडियो कोर्सेज में जाकर आप 70% डिस्काउंट पर वीडियो कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, टेलीग्राम पर इसकी PDF भेज दी जाएगी, वहां से PDF डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 21 सितंबर 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 सितंबर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि 21 सितंबर को कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। अभी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया गया। मैं दो दो करके आपको कवर कराऊंगा। तो इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। शांति के, दुनिया भर में पीस पैदा करने की, ये शांति नहीं कि चुप हो जाओ, वो शांति। शांति मतलब कि अच्छी स्थिति बाहर रहे, कहीं युद्ध वगैरह ना होता रहे, लड़ाई झगड़े ना चलते रहे देशों के बीच में। लेकिन कुछ हो नहीं रहा ऐसा। पूरी दुनिया में युद्ध छिड़े पड़े हुए हैं, हर जगह टेंशन बढ़ी हुई है। अगर टेंशन कुछ कम भी हो रही थी तो ट्रंप आ करके रोज कुछ ना कुछ खुरापात करते हैं, जिससे टेंशन और बढ़ जाती है। तो हालांकि ये दिवस जो है बिल्कुल इसके अपोजिट है। ये दिवस इस बात की व्याख्या करता है कि दुनिया भर में पीस बना रहे, शांति बनी रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खैर, अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। पहले पीस डे की थीम देख लो, थीम पूछी जाती है इसकी। तो इस बार की थीम है इसकी एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। अब देखो, हिंदी में भी थीम लिखना जाना शुरू किया गया है आप लोग की डिमांड पर, क्योंकि आप लोग का ये कहना था कि क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके सामने हिंदी में रहता है थीम, तो वो लोग कम फोकस कर पाते हैं इंग्लिश वाले पर। हालांकि हर एक एग्जाम पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज मैंडेटरी रहता है एग्जाम पेपर में, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, तो हिंदी वाला भी ध्यान रखते जाना। शांति के लिए तत्काल कार्रवाई करें, ये इस बार की थीम है। 1982 से ये दिवस मनाया जाता रहा है। अब अल्जाइमर दिवस की बात करते हैं। अल्जाइमर दिवस दोस्तों, अल्जाइमर नाम की एक बीमारी जो होती है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर क्या है? भूलने की बीमारी है। लोगों को याद नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अचानक से भटक जाएंगे। ये बीमारी ज़्यादातर वृद्धों में देखने को मिलती है, लेकिन अब आज के टाइम पर ये बच्चों में, युवाओं में कहीं भी देखने को मिल जा रही है। ठीक है ना? तो अच्छा हाँ, ये अल्जाइमर ऐसा नहीं है कि आपको मेरी तरह ऐसा हो कि हाथ में मोबाइल लेकर के मोबाइल ढूंढ रहे हो तो आप कहो कि हमें अल्जाइमर हो गया, ऐसा नहीं। छोटा मोटा नहीं, पूरा ही भूल जाना, कि रास्ता ही भटक जाना, निकलना ऐसे, उसके बाद भी कहीं और जाने लगना अचानक से। तो ये सब बीमारियां जो होती हैं, ये सब लक्षण जो होते हैं, ये अल्जाइमर का है। तो इसके लिए आपको बताना भी चाहिए कि हाँ हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है।
अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ। यही इस बार का ये उद्देश्य भी है, थीम भी है। देखिए, आस्क अबाउट डेमेंशिया, इसे डेमेंशिया भी कहते हैं। डेमेंशिया के बारे में पूछें। आपके अगर आसपास कोई ऐसा है जो भूल जाता है अक्सर चीज़ें, उससे पूछो कि क्या ये बार बार हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कब से हो रहा है। क्योंकि सही समय पर अगर आप डॉक्टर से सलाह लेंगे तो इससे लड़ा जा सकेगा, मनोभ्रंश के बारे में जागरूकता पैदा होगी। ठीक है, तो अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल द्वारा 1994 में दिवस शुरू किया गया था। अगला, ये प्रमुख दिवस और थीम है अभी तक आए हुए, अभी हम लोगों ने रिवीजन किया था जल्दी ही, तो इसलिए आज हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों पेज का। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर दी ही जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो, अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, सीबीटी 1 का, उसका रिजल्ट आया मतलब। तो रिजल्ट में आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ भी है सिलेक्शन। अब सीबीटी 2 की बारी है, असली लड़ाई सीबीटी 2 में है। तो उसके लिए मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि जब तक आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करोगे ना, एकदम रेगुलर हो करके, तब तक मज़ा नहीं आ पाएगा। देखो, मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ें सब सॉल्व कर लेते हैं। इतिहास भूगोल भी लोग पढ़ करके बैठे हैं, उनको पता है। असली फंसते हैं लोग करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, तभी चीज़ें समझ में आएगी। जो स्टैटिक आपको बताया जाता है रिलेटेड, उसको आप ध्यान में रखते चलिए। दुनिया में, देश में कौन सी क्या घटनाएं घट रही हैं, इसको ध्यान में रखते चलिए। और अभी आपके लिए काफ़ी कुछ सोचा भी गया है सीबीटी 2 वालों के लिए, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप कुल मिला करके ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए, क्योंकि यही एक रिजल्ट आपको लेवल 5 तक की जॉब, लेवल 6 तक की जॉब दिलाएगा। ठीक है ना, जो ग्रेजुएट लेवल वाला है। लेवल 5 लेवल 6 मतलब समझ रहे हो, आप आराम से 70-75 हज़ार की नौकरी पा जाओगे। अगला, भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ हाल ही में समझौता किया? तो सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन भारत स्थापित कर रहा है मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस में। मॉरिशस एक देश है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में माना जाता है, हालांकि अफ्रीका के पास में है, लेकिन है ये हिंद महासागर में। बहुत ही छोटा सा देश है और दिखता भी नहीं है जनरली मैप में। अगर आप देखो मैप में, मैं दिखाऊं तो इंडिया के नीचे ऐसे आओगे तो यहाँ पर छोटा सा देश दिखेगा, मॉरिशस। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा देश है, ये दिखता भी नहीं है, मेडागास्कर के पास में पड़ता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ इंडियंस सबसे ज़्यादा रहते हैं, है ना। 90% जनसंख्या इंडियंस की ही रहती है। वहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं भाई, वो वही खुद ही द्वीप देश है, उसके आसपास भी बहुत सारे द्वीप हैं। वहीं पर एक द्वीप है डियोगो गार्डिया। अगर आपको याद हो तो डियोगो गार्डिया से ही अभी बॉम्बर को उड़ाया गया था, और वो जा करके ईरान में B-2 बॉम्बर गिराया गया था, वहाँ पर बम गिराए गए थे। ठीक है ना, तो डियोगो गार्डिया वहाँ का सैन्य अड्डा है, यूएस का और ब्रिटेन का, वहाँ पर एयरबेस है। अच्छा, उसी के बगल में इसका एक और ऐसे द्वीप है, इसका ही, जहाँ पर भारत अपना सब कुछ बनाता है, भारत के लिए वो है, और उस द्वीप का नाम है चगोस। तो चगोस द्वीप समूह में भारत सैटेलाइट ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित कर रहा है। इससे सैटेलाइट्स को ट्रैक किया जाएगा और कम्युनिकेशन बिल्ड किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसरो का काम यहाँ पर होगा आने वाले दिनों में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होती है, नवीन राम गुलाम इसके प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस रूपी यहाँ की करेंसी होती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सतत मत्स्य पालन के लिए, यानी सस्टेनेबल मछली पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाएगा भारत। अभी आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो थी, उसके 5 साल पूरे हुए थे 10 सितंबर को। जब 5 साल पूरे हुए थे तो एक डेटा निकल करके आया था कि भारत जो है पूरी दुनिया में 2nd पोजीशन पर है मछली उत्पादन में, है कि नहीं? नोट डाउन करते रहो। तो 2nd उत्पादन पर है, मछली उत्पादन में भारत 2nd पोजीशन पर है। अब भारत ने कहा कि थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाएंगे। भारत को कॉन्फिडेंस आ गया भाई, 5 साल का अपना ये योजना का इतना वो देखते हुए अच्छा परफॉर्मेंस। तो भारत ने इसके लिए किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन का है, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ समझौता, और इसके लिए साझेदारी करके ये ब्लू पोर्ट बनाएगा। देखिए, ये साझेदारी हो रही है भारत सरकार के मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग के द्वारा। स्मार्ट तकनीकों और सतत प्रथाओं से युक्त विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स बनेंगे। ठीक है, ऐसा बंदरगाह जो मछलियों के लिए डेडिकेटेड होगा, उनका व्यापार वहां से होगा। तो 369.80 करोड़ के निवेश किए जाएंगे। ब्लू पोर्ट्स पहल के तहत 3 पायलट हार्बर विकसित किए जा रहे हैं, वनकबरा, जखाऊ और कराईकल।
तो यानी दीव में, गुजरात में और पुडुचेरी में अगर आप लोकेशन देखो तो यहाँ पर दीव है, दमन दीव है, ठीक है, दमन दीव है, और इधर आपका गुजरात है और इधर आपका पुडुचेरी है। तो यानी कि तीनों एरिया कवर किए जाएंगे अभी शुरुआती तौर में, आगे आगे और बनेगा भी। खैर, यूएनएफएओ की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। रोम में इसका हेडक्वार्टर है और क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखिए ये जो मूल विधि और संविधान की ई बुक लाई गई है ना यूपीएसआई की, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। इस बार आपको पता होगा कि जो 3 नए कानून आए थे ना, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये 3 नए कानून जो है उठा करके दे दिया है सिलेबस में। और अभी मार्केट में आज के डेट में कोई भी बुक नहीं अवेलेबल है जो ये नए कानूनों को अपने में बटोरा हुआ है। कवर भले चेंज कर दिए होंगे, लेकिन आप देख लेना उठा करके, मार्केट में अभी कोई ई बुक या बुक नहीं अवेलेबल है जो 3 नए कानूनों को नए लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार ई बुक लॉन्च किया हो यूपीएसआई का। तो जितने लोग भी आप में से या आपके जो भी नाते रिश्तेदार भाई बंधु हैं जो लोग यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको ये ई बुक सजेस्ट कीजिए। अभी नवरात्रि ऑफर सेल के तहत ये ई बुक का प्राइस आधा हुआ है, मात्र 49 में हुआ है, नहीं तो जस्ट इसके बाद ये 99 में हो जाएगा। इस ई बुक का सैंपल भी टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, आप जाकर के सर्च करेंगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा एनजेटी एजुकेशन पर, और आप जाकर सैंपल भी देख लेंगे कि किस प्रकार का, किस लेवल का कंटेंट दिया गया है। सब कुछ आपको बीएनएस, बीएसएस, बीएसए, इसके अलावा संविधान के बारे में सब कुछ, ये सब कुछ दिया गया है। स्पेशल ई बुक है यूपीएसआई भर्ती के लिए, जबरदस्त ई बुक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप 40 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, तो ये आप ले सकते हो। इसके अलावा स्टैटिक जीके वगैरह की भी ई बुक, लास्ट 6 मंथ की ई बुक, मंथली ई बुक, ये सब आप प्राप्त कर पाओगे नवरात्रि ऑफर सेल के तहत। कूपन कोड में आपको यूज करना है दुर्गा, DURGA, ये यूज करिए कूपन कोड, और आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट ई बुक्स में और 70% का डिस्काउंट वीडियो कोर्सेज में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का निजी तेल भंडार ये किस राज्य में बन रहा है भाई? ये बन रहा है कर्नाटक में। अब देखो, तेल तो हम लोग खूब खरीद रहे हैं, तेल रसिया से खूब खरीद रहे हैं, और रसिया से जब खरीद रहे हैं तो इससे चिढ़ भी हो रही है यूएसए को। यूएसए सैंक्शन पर सैंक्शन लगाया जा रहा है, तो भारत कह रहा है रुको अभी और खरीद लेते हैं, लगाओ जितना लगा पाओ और खरीद लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद कहेंगे चलो ठीक है ट्रम्प चचा तुम्हारी बात मान लेते हैं, अब हम कम कर रहे हैं खरीदना, लेकिन तब तक हम लोग खरीद कर स्टोर कर रहे हैं। तो स्टोर करने में यहाँ पर तेल का भंडारण किया जा रहा है और इसमें प्राइवेट कंपनियां आगे आ रही हैं। ये भारत का पहला प्राइवेट तेल स्टोरेज होगा, यानी कि पहला प्राइवेट निजी तेल भंडारण ये बन रहा है, और ये कर्नाटक में बन रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व होगा। इसको मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL के द्वारा हैदराबाद में इसका डिज़ाइन किया गया है, और बनेगा ये कहाँ पर? कर्नाटक के पांडुर में, कर्नाटक के पांडुर में बनाया जाएगा, ठीक है जी। तो 2.5 मिलियन मीट्रिक टन इसकी क्षमता होने वाली है जो स्टोर करेगी तेल को। बाकी अनुमानित लाभ 5,514 करोड़ रुपए इसकी थी। अगला कर्नाटक आप देख पाओगे मैप में, कर्नाटक आपको यहाँ पर लोकेटेड मिल जाएगा। राजधानी इसकी बेंगलुरु है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के सीएम हैं सिद्धरमैया जी। सिद्धरमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर आपको कुक्कुरहाली झील, पंपा सरोवर, बेगूर झील और बेलांदूर झील मिलेगी। बन्नेर घाट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क और नागरहोल। देखो यहाँ पर बांदीपुर और नागरहोल ये दोनों याद रखना, बहुत पूछा जाता है। यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान बहुत फेमस है। यहाँ पर 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें हैं, 28 सीट यहाँ से लोकसभा में और 12 सीट यहाँ से जाती है राज्यसभा से। आप यहाँ पर दक्षिण भारत में जितने भी राज्य देख रहे हो ना, सबसे अपना ये बॉर्डर लगाता है, तो याद नहीं करना है, सबसे बॉर्डर लगाता है। इधर ये असम सबसे बॉर्डर लगाता है, ठीक है, तो याद नहीं करना है। इधर आप देखोगे तो इधर हरियाणा सबसे बॉर्डर लगा लेता है, तो याद नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको मध्य में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश सबसे बॉर्डर लगा लेता है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ट्रिक वाइज ऐसे ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस ये पुस्तक किसने लिखी हुई है? वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस ये पुस्तक लिखी है साथियों मनीष मुंद्रा ने।
मनीष मुंद्रा एक फिल्म निर्माता हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए जानना। देखो, ये करंट अफेयर आप पढ़ते हो ना हर दिन, ये करंट अफेयर 20 से 25 मिनट आपके लिए इनफ होता है। अभी आजकल देख रहे हैं यूट्यूब पर खूब भेड़चाल मची हुई है, डेढ़ डेढ़ घंटे 2-2 घंटे की क्लास खींच करके ले जा रहे हैं। चारों ऑप्शन, एक ऑप्शन उठा करके 10 मिनट उसमें लगा देंगे, फिर इधर उधर उसी में भूगोल पढ़ा रहे हैं, उसी में हिस्ट्री डाल दे रहे हैं, उसी में कुछ भी घुसेड़े रहे हैं। ये आपका टाइम लॉस करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप केवल 20 से 25 मिनट दीजिए करंट अफेयर को, इससे ज़्यादा नहीं तो आप भटक जाएंगे कि यार क्वेश्चन क्या था, है ना। वही बात होगी कि सॉल्यूशन पता करते करते इतने पीछे बढ़ गए कि क्वेश्चन क्या था ये पता ही नहीं। 3 इडियट वाला कैसे सॉन्ग है जो तो खैर, अफ्रीका में इन्होंने अफ्रीका के जंगलों को लेकर के इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च करी हुई है मनीष मुंद्रा ने, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंसेस। अब पिछले दिनों में जो पुस्तकें आई हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। जैसे डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन, ये पुस्तक रवि के मिश्रा की थी। अनुपम खेर ने लिखी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस। रोंसिका चौधरी ने लिखी इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स। सुगाता श्रीनिवास राजू ने लिखी द कॉन्शियस नेटवर्क। आर कौशिक ने लिखी अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित। और अमित शाह जी की ने पुस्तक लॉन्च की, विमोचन किया द इमरजेंसी डायरीज। इसके अलावा विंग्स टू आवर होप्स, ये पुस्तक आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों पर आधारित। द स्टार्स लाइट द वे, ये सुचेता राज खन्ना की पुस्तक। और मोदीज नीति शास्त्र द वर्ड्स हिज आयस्टर, ये आदित्य अग्रवाल की पुस्तक थी। ठीक, अगला। आईआईटी कानपुर ने अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। आईआईटी कानपुर क्या करेगा कि रिसर्च सहयोग और जो शैक्षणिक आदान प्रदान है वो सहायता करेगा, वो शेयर करेगा एक दूसरे से वियतनाम के साथ। यानी वियतनाम में भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो भारत के आईआईटी कानपुर में होंगे शेयर, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका रिसर्च, और भारत के जो होंगे ऐसे सेम चीज़ वियतनाम को शेयर होंगे। आप ये आर्टिकल देख पाओगे रिसर्च के लिए। तो 18 सितंबर को अभी हाल ही में वियतनाम की नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है आईआईटी कानपुर का, नई दिल्ली में हुआ है। दोनों संस्थानों के छात्रों, अध्यापकों और शोधकर्ताओं के बीच में ज्ञान शेयर भी किया जाएगा। इसे भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत देखा जा रहा है, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसके तहत हम लोग जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनको थोड़ा सा और प्रेफरेंस देते हैं। जैसे इंडिया आसियान समिट कर लेते हैं, इसके अलावा और भी फिलीपींस को हम लोग हथियार भेज देते हैं। मतलब ऐसे हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा उधर भी फोकस रहते हैं। तो खैर, वियतनाम की बात करें तो राजधानी इसकी हनोई होती है। प्रधानमंत्री फार्म में चिन्ह है, मुद्रा इसकी वियतनामी डोंग है। अगर आप लोकेशन देखना चाहोगे तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप अगर दक्षिण पूर्व एशिया में आओगे, दक्षिण पूर्व एशिया मतलब कि देखिए यहाँ पर एक संगठन भी काम करता है आसियान, आपने नाम सुना होगा जरूर, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यहाँ पर 10 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब आपको मिलेंगे। तो यहीं पर देखो, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया पार करोगे तो आपको ये देश मिलेगा वियतनाम। ये इतना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। इसी वियतनाम की बात हो रही है। अगला, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने। T20 इंटरनेशनल, अभी देखो 2007 से ही इसकी शुरुआत हुई है, बहुत ज़्यादा पुराना खेल नहीं है, इसीलिए अभी 100 विकेट भी कोई नहीं पहुंच पाया था। लेकिन T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह आप जानते हो, तगड़े गेंदबाज हैं भारत के, ये हैं। तो इन्होंने अभी 100 विकेट पूरा किया है। अभी एशिया कप चल रहा है, ओमान से मैच हो रहा था जो, उसमें इन्होंने अभी विनायक शुक्ला का लास्ट विकेट लेकर 100वां विकेट लेकर अपना 100 विकेट पूरा किया। ठीक है जी। दो बात और, एशिया जो कप चल रहा है ना, एशिया कप, तो एशिया कप इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है होस्टिंग, लेकिन भारत में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है, लेकिन इसका मेजबान देश भारत है। ये मेजबान पूछा जाएगा तो आप बताना भारत है, एशिया कप 2025 का। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार भारत जीता है, 8 बार भारत जीता है एशिया कप। कितनी बार? 8 बार जीता है भारत एशिया कप, सबसे ज़्यादा एशिया कप विनर है। ठीक है, बाकी भारत पाकिस्तान के मैच पर कोई चर्चा नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो स्वयं सहायता समूह जो वाली महिलाएं होती हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, तो उनके लिए आईडी कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु।
आईडी कार्ड तो जारी करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उनको उस आईडी कार्ड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे जैसे अगर वो सरकारी बसों में 100 किलोमीटर तक यात्रा करती है ना, तो सामान मुफ्त में ले जा सकती हैं, कोई भी सामान ले भाई सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो हैं उनको इसलिए बनाया जाता है कि उनको किफ़ायती दरों में लोन मिल सके या इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सके, फिर वो अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ये मिलेगा। तो 5 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं तमिलनाडु में वर्तमान में। अब इसके दौरान ये कहे हैं कि 3500 करोड़ का ऋण भी वितरित कर दिए गए हैं और आगे आने वाले टाइम पे और किए जाएंगे। तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन जो हैं, इन्होंने अभी सलेम जिले के करूपुर में तमिलनाडु में ये शुरू किया है, जारी किया है पहचान पत्र सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के लिए। ठीक है, बाकी तमिलनाडु के बारे में भी अभी आपको बताया गया था, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ के सीएम हैं एमके स्टालिन, डीएमके पार्टी से हैं। ये वही राज्य है जिसने अपना राज्य शिक्षा नीति लॉन्च किया है। राज्य शिक्षा नीति, अभी उस दिन मैंने आपको बताया था ना, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है 2020 वाली, ऐसे ही इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ वो वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू करेंगे, हम अपने यहाँ नई राज्य शिक्षा नीति लागू करेंगे। तो ये लागू करने वाला पहला राज्य है। अच्छा, 38 जिले यहाँ पर, 234 विधानसभा में सीटें, 39 लोकसभा में और 18 राज्यसभा में सीट जाती है। आर.एन. रवि यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। पुलिकट, कालीवली, सिंगालनूर, गुएंडी नेशनल पार्क, नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क है यहाँ पर, पलक्कड़ दर्रा है, भरतनाट्यम याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश में टाइफून मितांग ने दस्तक दी? टाइफून मितांग, तो टाइफून मितांग जो है ये आया है चाइना में। कहाँ पर? चाइना में। टाइफून, देखो अगर इधर पूर्वी एशिया की बात करें, पूर्वी एशिया की बात करें अगर, तो वहाँ पर जापान हुआ, फिलीपींस हुआ, चाइना हुआ, कोरिया हुआ, इन सब जगहों पर अगर चक्रवात बनते हैं तो उन्हें कहा जाता है टाइफून। और अगर अपने इंडिया में बात करें, साउथ एशिया में बात करें, तब इधर चक्रवात बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं चक्रवात, साइक्लोन या फिर तूफान। ठीक है, बवंडर। और अगर अमेरिका की तरफ बनता है तो उसे वहाँ पर कहा जाता है हैरिकेन। नाम वही है, काम वही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो ये हैरिकेन है। चलिए, तो ये बनता कैसे है इसका भी मैंने आपको ज्योग्राफी वगैरह में कई बार बताया हुआ है। देखो क्या है कि ये घूमने वाला चक्रवात, मतलब चक्कर लगाता हुआ तूफान आता है। तो समुद्र में क्या होता है ना, हवाओं का कभी कभी टेम्परेचर अलग अलग होता है। ऊपर गर्म हवाएं बह रही हैं, नीचे ठंडी हवाएं बह रही हैं। आपस में जब दोनों तरफ से आके टकराती हैं हवाएं, इधर से गर्म हवा आ रही है, इधर से ठंडी हवा आ रही है, तो गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे आ जाती है। अब ये ऊपर नीचे हो गया तो टकरा के घूम जाती हैं। अब घूम गई तो घूमने लगी, ऐसे ऐसे घूमने लगी तो अपने साथ समुद्र का पानी भी घुमाने लगी, और वो घुमाते घुमाते स्पीड बढ़ती गई, फिर वो किसी तरफ दिशा में घूम जाए, जिधर कमजोर पाई उसी तरफ घूम पड़ गई। अब घूम पड़ गई तो अगर कोई देश मिला तो उसको तबाह कर गई। यही होता है चक्रवात, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो 25 मीटर पर सेकंड की अधिकतम चाल पहुंचा गया है। वर्ष का 17वां टाइफून है मितान। ठीक है, अगला, हाल ही में किस हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए चुना गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार ऑस्कर के लिए यानी अकेडमी अवार्ड के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री जो भेजी गई है वो है होम बाउंड। क्या है? होम बाउंड। ये पूछा जाएगा आपसे। होम बाउंड जो फिल्म है ये पिक की गई है फॉर द ऑस्कर 2026, जो ऑस्कर 2026 वाला होगा उसके लिए। ठीक है, तो हिंदी फीचर फिल्म की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल हिंदी फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भेजा गया है। ईशान खट्टर, जानवी कपूर और विशाल जेठवा इसमें एक्टर हैं, कलाकार हैं। करण जौहर और अदार पूनावाला मिल करके इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अकादमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आप जानते हो अमेरिका में अगर जो सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसे कहते हैं एकेडमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर इसे कहते हैं। संगीत के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, और जो टीवी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं एमी अवार्ड। क्या कहते हैं? एमी अवार्ड कहते हैं, एमी अवार्ड। ठीक है, चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑफर का भी फायदा उठाइए, आप में से बहुत से लोगों का आज व्रत भी होगा। ठीक है, खैर पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको रात को 9 बजे पीडीएफ दे दी जाती है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी घास के रूप में किसे जाना जाता है, तो बांस है विश्व की सबसे बड़ी घास। किस राज्य में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क निर्माण किया गया, तो मध्य प्रदेश में। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है राज्य शिक्षा नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। लो देखो पेपर लीक हो गया कोई बात नहीं, बताइए आंसर।
व्योम मित्र का पहली बार अनावरण किस वर्ष किया गया था, ये भी बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में। जीएस सफलता बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बेहतरीन मौका है, ज्वाइन कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।